नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के मौके पर देश के नाम एक पत्र लिखा है। इस पत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को धन्यवाद कहते हुए देश के लोकतंत्र की सामूहिक शक्ति को पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बताया। इस पत्र में उन्होंने जहां एक ओर भाजपा के पहले कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाई, तो दूसरी ओर कोरोना वायरस के चलते लगातार गिरती जा रही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का खाका भी सबके सामने पेश किया। बात करेंगे आज प्रधानमंत्री के इस दूसरे कार्यकाल के पहले साल के पूरे लेखे जोखे पर। साथ ही बुलेटिन में बात होगी देश और दुनिया में और साथ ही विभिन्न राज्यों में कोरोना स्थिति को लेकर क्या फिलहाल वर्तमान में हालात हैं, क्या कुछ खास कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा बात होगी भारत वंदे मिशन की, जिसके तहत प्रवासी भारतीयों को भारत लाने का सिलसिला लगातार जारी है और इसके साथ ही तमाम अहम खबरों के साथ नजर डालेंगे मौसम के हाल पर। आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। केंद्र में अपने दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ जंग में देश की एकजुटता, दृढ़ता को सलाम किया है। देशवासियों को लिखे खत में उन्होंने कोरोना के खिलाफ एकजुटता और दृढ़ निश्चय की जमकर तारीफ की। उन्होंने लिखा कि अत्यंत कष्ट के बावजूद देशवासियों के महान प्रयास से यह सुनिश्चित हुआ कि असुविधा एक तबाही में ना बदलने पाए। अपने दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 1 साल के दौरान सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया है। साथ ही ये भी कहा कि 1 साल में लिए गए फैसले बड़े सपनों की उड़ान हैं। कोरोना संकट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने साबित किया है कि भारतीयों की सामूहिक ताकत और सामर्थ्य दुनिया के दूसरे शक्तिशाली और संपन्न देशों के मुकाबले बहुत आगे है। इतनी बड़ी संकट की घड़ी में ऐसा बिल्कुल नहीं दावा किया जा सकता कि किसी को कोई असुविधा या परेशानी ना हुई हो। इनकी परेशानियां दूर करने के लिए सभी मिलकर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतीय के लिए दिशा निर्देश का पालन करना बहुत आवश्यक है और जैसे अभी तक हमने धैर्य और जीवटता को बनाए रखा है, वैसे ही उसे आगे भी बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई लंबी है, लेकिन हम विजय पथ पर चल पड़े हैं और विजयी होना हम सबका सामूहिक संकल्प है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान करते हुए हाल में ही घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि ये अभियान हर देशवासी, किसान, श्रमिक, लघु उद्यमी, स्टार्टअप से जुड़े नौजवानों के लिए नए अवसरों का दौर लेकर आएगा। प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में अनुच्छेद 370, राम मंदिर निर्माण, ट्रिपल तलाक और नागरिकता संशोधन कानून जैसे सभी ऐतिहासिक फैसलों का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री ने संसदीय कार्यवाही का जिक्र करते हुए कहा कि सामान्य जन के हित से जुड़े बेहतर कानून बने। इसके लिए भी पिछले 1 साल में तेजी से काम हुआ और पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। उन्होंने भारत के विकास यात्रा को नई गति देने की भी बात कही। प्रधानमंत्री ने लिखा कि हम अपना वर्तमान भी खुद तय करेंगे और अपना भविष्य भी। हम आगे बढ़ेंगे, हम प्रगति पथ पर दौड़ेंगे, हम विजयी रहेंगे। अंत में उन्होंने लिखा, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जागृत रहिए, जागरूक रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल आज पूरा हो गया है। बीजेपी इस मौके पर देश भर में अभियान चला रही है। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री द्वारा लिखा एक पत्र 10 करोड़ घरों में पहुंचाएंगे। कोरोना महामारी को देखते हुए बीजेपी इस अभियान को डिजिटल माध्यम से ही चलाएगी। पार्टी केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में जन जन को बताने का अभियान चलाएगी। पार्टी गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 750 वर्चुअल रैली और 1000 वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी पार्टी उपलब्धियों को देश भर में लेकर जाएगी।
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ के अवसर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित भी करेंगे। जेपी नड्डा का ये संबोधन फेसबुक लाइव के जरिए होगा। हर स्तर पर वर्चुअल तरीके से रैली का आयोजन किया जाएगा। बड़े राज्य में 2 रैली और छोटे राज्यों में 1 रैली होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन पिछले साल दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की थी। 30 मई 2019 को नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। पहली बार बीजेपी ने अकेले अपने दम पर 300 का आंकड़ा पार किया था। 2014 के मुकाबले बीजेपी को 21 सीटें ज्यादा आईं। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार को दोबारा पूर्ण बहुमत हासिल हुआ है। आजादी के बाद पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार 2014 से 2019 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। अगर कोई विजयी हुआ है तो हिंदुस्तान विजयी हुआ है। अगर कोई विजयी हुआ है तो लोकतंत्र विजयी हुआ है। अगर कोई विजयी हुआ है तो जनता जनार्दन विजयी हुई है। 2014 में पहली बार केंद्र में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास के साथ ही समावेशी, विकासोन्मुख और भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था के जरिए एक ऐसे बदलाव की शुरुआत की कि साल 2019 में हुए 17वीं लोकसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी ने अकेले अपने दम पर 300 का आंकड़ा पार कर लिया। 17वीं लोकसभा चुनाव के नतीजों से ये साफ हो गया कि देश के हर कोने से यही आवाज आई, एक बार फिर मोदी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को प्रचंड बहुमत हासिल हुआ। नरेंद्र मोदी देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने जिसने पूर्ण बहुमत के साथ दूसरी बार सत्ता में वापसी की। नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि हमने नए भारत के निर्माण के लिए जनादेश मांगा था और लोगों ने हमें इसके लिए आशीर्वाद दिया है। 2019 से 2024 जो स्पिरिट आजादी का था, वो स्पिरिट समृद्ध भारत के लिए बन जाए। स्वतंत्र भारत का वो स्पिरिट समृद्ध भारत का स्पिरिट बन जाए। 2024 के पहले देश को हम नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। बीजेपी ने न सिर्फ अपने बूते दोबारा लोकसभा में बहुमत हासिल किया बल्कि सहयोगियों के साथ 350 का आंकड़ा भी पार कर लिया। प्रचंड मोदी लहर पर सवार होकर अकेले बीजेपी ने 303 सीटें हासिल की। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अपने दम पर कुल 282 सीटें हासिल हुई थी। लोकतांत्रिक विश्व में 2019 का ये जो मतदान का सिर्फ आंकड़ा है, ये अपने आप में लोकतांत्रिक विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। 2019 के लोकसभा चुनाव की ऐतिहासिक जीत ने 2014 से 2019 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, उनकी सरकार की उपलब्धियों, आर्थिक, सामाजिक और जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ ही उनके चुनाव अभियान की शानदार सफलता पर मुहर लगा दी। साझा विपक्ष के व्यापक विरोध के बावजूद नरेंद्र मोदी महाविजेता बनकर उभरे। देश भर में बीजेपी का परचम लहराया। लगातार दूसरी बार बहुमत मिलने को बड़ी और बढ़ी हुई जिम्मेदारी बताते हुए मोदी ने कहा कि वो बद इरादे और बदनीयत से कोई काम नहीं करेंगे। 21वीं सदी है, ये नया भारत है। ये चुनाव का विजय, कोई कहता है मोदी मोदी मोदी, ये मोदी का विजय नहीं है। ये देश में ईमानदारी के लिए तड़पते हुए नागरिक की आशा आकांक्षाओं का विजय है।
21वीं सदी के सपनों को लेकर के चल पड़े नौजवान का विजय है। पूरे देश की बात करें तो बीजेपी के वोट शेयर में भी खासा इजाफा हुआ। इस चुनाव में बीजेपी को 37.4% वोट मिले, जो पिछली बार यानी 2014 के लोकसभा चुनाव से 6.4% अधिक थे। 12 बड़े और प्रमुख राज्य ऐसे रहे जहां बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिले। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 49.6% वोट मिले। यहां सहयोगी अपना दल के साथ पार्टी के वोट शेयर का आंकड़ा 50% को पार कर गया। एक और दिलचस्प पहलू यह रहा कि दुनिया में पहली बार जीएसटी लागू करने वाली सरकार सत्ता में लौटी। शानदार जीत से यह साबित हो गया कि विपक्ष ने जिन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की, उन्हें जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नरेंद्र मोदी सरकार ने आज अपने दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा कर लिया है। इस एक साल में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त करने से लेकर कोरोना काल तक कई बड़ी उपलब्धियां उनके खाते में हैं। प्रधानमंत्री ने कई बड़े और ऐतिहासिक फैसलों के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर और अर्थव्यवस्था से लेकर सामाजिक सरोकार तक अहम फैसले लेकर साफ किया कि वे दूसरे कार्यकाल में देश को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाने की तैयारी कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में मिले अपार जनसमर्थन का इस्तेमाल पार्टी के वैचारिक सपनों को पूरा करने में किया। उन्होंने दूसरे कार्यकाल के पहले साल में संविधान के अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करते हुए जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया। सरकार ने 5 अगस्त 2019 को संसद से एक प्रस्ताव पास करवाकर आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी कर दिया और राज्य को 2 हिस्सों में बांटकर दोनों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया। इस तरह अब जम्मू और कश्मीर एक प्रदेश जबकि लद्दाख दूसरा प्रदेश बन चुका है। मोदी सरकार ने दूसरी बार सत्ता में आते ही अपने वादे के मुताबिक मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से निजात दिलाने का कदम उठाया था। सरकार ने 3 तलाक पर पाबंदी के लिए मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 को लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराया। इसके बाद 1 अगस्त 2019 से 3 तलाक देना कानूनी तौर पर जुर्म बन गया। सरकार के दूसरे कार्यकाल में नागरिकता संशोधन कानून दूसरा बड़ा फैसला रहा। सरकार ने देश में आर्थिक सुधार की दिशा में 10 सरकारी बैंकों का विलय कर 4 बड़े बैंक बनाने का अहम कदम भी उठाया। इसके तहत ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया। कोरोना वायरस को देश में फैलने से रोकने के लिए मोदी सरकार ने कई फैसले लिए। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और लोगों की मदद के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा भी की गई। कठिन परिस्थितियां होने के बावजूद मोदी सरकार देश में कोरोना के कहर को रोकने में काफी हद तक सफल रही। जनता कर्फ्यू से लेकर लंबा लॉकडाउन भी किया गया। वैश्विक मंदी के दौर में कोरोना महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका दिया, जिससे उबरने के लिए प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल मुलाकात की। कोरोना संकट से निपटने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए या नहीं, अमित शाह ने इस बारे में प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्रियों के सुझावों से अवगत कराया। देश में जारी लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को खत्म हो रहा है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 1,65,000 के पार हो गई है और रविवार को लॉकडाउन के चौथे चरण की अवधि भी पूर्ण हो रही है। ऐसे में आगे की रणनीति क्या हो, इस पर चर्चा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शुक्रवार को मिले। उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों की लॉकडाउन बढ़ाने या नहीं बढ़ाने को लेकर आखिर राय क्या है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गुरुवार को फोन पर बात की थी। इस दौरान लॉकडाउन को बढ़ाने और महामारी से निपटने के प्रयासों के बारे में चर्चा की गई। बातचीत के दौरान अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से उन क्षेत्रों के बारे में भी जानकारी ली जिन्हें राज्य 1 जून से खोलना चाहते हैं। अधिकारियों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री के साथ हुई बातचीत में कई मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों को भी जारी रखने का सुझाव दिया है और धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर लौटने की बात कही है।
कोरोना से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन लगाए जाने के बाद ये पहला मौका रहा जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। इससे पहले लॉकडाउन के हर चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खुद चर्चा की थी। हालांकि इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के मामलों में तेजी को देखते हुए लॉकडाउन को और 15 दिनों तक बढ़ाया जाना चाहिए। प्रमोद सावंत ने इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात भी की। अमित जी शाह, इनके साथ में मेरे टेलीफोनिकली कन्वर्जन हुआ और उसमें मुझे लगता है कि लॉकडाउन जिस स्थिति में है उस स्थिति से आगे 15 दिन तक, 15 जून तक बढ़ सकता है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये है, एक 2-3 चीज़ रिलैक्सेशन देना चाहिए। जो 2-3 चीज़ रिलैक्सेशन हमने चाहता कि गोवा में रेस्टोरेंट के लिए विद द सोशल डिस्टेंसिंग 50% ऑफ द कैपेसिटी, ये हमारी डिमांड रहेगी। और इसी के साथ यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। Launched on April 2nd, 2020, Arogya Setu app empowers Indian citizens in the fight against COVID-19. It enables people to assess themselves against the risk of catching coronavirus infection. Arogya Setu became the world's largest contact tracing app in 40 days, having 11.69 crore registered users. ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। नजर डालेंगे कुछ और अहम खबरों पर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज हिंदी दैनिक अखबार में कोरोना वायरस को लेकर एक लेख लिखा है। उपराष्ट्रपति ने अब कोरोना के साथ जीवन जीना सीखें शीर्षक से लिखे लेख में कहा कि कोरोना के समय में जीना जीवन के लिए पहले जैसा नहीं है। इस वायरस ने जीवन को स्थिर कर दिया है। जब तक वैक्सीन खोजी नहीं जाती तब तक हमें कोरोना के बाद के जीवन में कठिनाई देखने को मिलेगी। उन्होंने लिखा कि कोरोना के खिलाफ युद्ध लंबे समय तक लड़ा जाना है क्योंकि वैक्सीन ढूंढने में काफी समय लग सकता है। उन्होंने लिखा कि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करते हुए लोगों के जीवन की रक्षा करना प्रमुख चुनौती बन गया है। कोरोना महामारी के समय में भी भारत में कृषि क्षेत्र ने अच्छा प्रदर्शन किया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस पर खुशी का इजहार किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह हमारे किसानों की अदम्य इच्छा शक्ति की वजह से संभव हो सका है। देश में ग्रीष्मकालीन बुआई के क्षेत्र में 34% की वृद्धि हुई है। 2019-20 में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़कर 295 मीट्रिक टन हो गया है। साथ ही गेहूं की रिकॉर्ड खरीद हुई है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस पर खुशी का इजहार किया है। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा कि ये हमारे किसानों की अदम्य इच्छा शक्ति की वजह से संभव हो सका है और ये हर्ष का विषय है कि किसानों ने संकट की इस घड़ी में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसानों ने अपने कठिन परिश्रम के द्वारा देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। उन्होंने देश को गौरवान्वित किया है। भारत के परिश्रमी किसानों ने देश के सामने आई इस चुनौती का सामना एक बार फिर अपनी लगन और प्रतिबद्धता से किया है। उन्होंने कहा कि वो भारतीय किसानों के इस अद्भुत संकल्प की प्रशंसा करते हैं। राष्ट्र उनके योगदान के लिए कृतज्ञ है। सभी केंद्र और राज्य सरकारें भी प्रशंसा की पात्र हैं। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए अविलंब कदम उठाए ताकि फसलों की कटाई और बिक्री में कोई बाधा न आए। उपराष्ट्रपति ने हालांकि किसानों को उनके खाद्यान्न का उचित मूल्य नहीं मिलने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हमारे किसानों द्वारा अपनी उपज को बेचते समय अनेक अनुचित प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। ऐसे में कृषि उत्पादों की बिक्री से जुड़े कानूनों को बदलना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 65 साल पुराने आवश्यक वस्तु अधिनियम और एपीएमसी एक्ट में बदलाव का निर्णय अभिनंदनीय है।
इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के अधिक विकल्प मिलेंगे और उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में मुश्किलों में फंसे भारतीयों तक मदद पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। भारत की वापसी के लिए रोज विशेष उड़ानों का परिचालन हो रहा है और भारतीयों को स्वदेश वापस लाने का काम जारी है। वंदे भारत मिशन की शुरुआत 7 मई से हुई थी। चरणबद्ध तरीके से चलाए जा रहे वंदे भारत मिशन का आज 24वां दिन है और कई देशों से भारतीयों की वापसी हो रही है। वंदे भारत मिशन के तहत खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए शुक्रवार को कई विशेष उड़ानें निर्धारित की गईं। सबसे ज्यादा उड़ान संयुक्त अरब अमीरात से लौट रही हैं। दुबई से 7 उड़ानें निर्धारित हैं। इनमें जयपुर, कोची, कुन्नूर, हैदराबाद, कोझिकोड, दिल्ली और तिरुवनंतपुरम के लिए विशेष उड़ानों का परिचालन शामिल है। जयपुर के लिए दुबई से ये पहली उड़ान है। अबू धाबी से कोझिकोड, तिरुवनंतपुरम और अहमदाबाद के लिए 3 विशेष विमान लौट रहे हैं। सऊदी अरब से भी 2 उड़ानें श्रीनगर और कोझिकोड वापस लौटी हैं। रियाद से श्रीनगर के लिए ये पहली उड़ान है जिसके जरिए 148 भारतीय वापस आए हैं। कुवैत से कोझिकोड और अहमदाबाद के लिए भी 2 उड़ानें भारतीयों को लेकर रवाना हो गई हैं। मस्कट से कोची और दोहा से कुन्नूर के लिए भी एक उड़ान स्वदेश लौट रही है। Got my tickets finally yesterday, and then I managed to go to Dubai and get back home soon. And I'm really excited to meet my family, my parents there, my friends. Everyone is there. They're very much tensed about this whole journey, but I hope I'll get through with it very soon. And I'm really looking forward to get back to Sri Lanka for another visit probably next year. श्रीनगर में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए शुक्रवार को पहली उड़ान का परिचालन किया गया। एयर इंडिया की विशेष उड़ान के जरिए कोलंबो से 176 भारतीय मुंबई, भुवनेश्वर और कोलकाता के लिए लौटे। कजाकिस्तान से चौथी विशेष उड़ान के तहत शुक्रवार को एयर इंडिया के विशेष विमान ने 132 भारतीयों को लेकर उड़ान भरी। वहीं यूक्रेन, म्यांमार और शिकागो से भी विशेष उड़ान भारतीयों को लेकर वतन वापसी के लिए रवाना हो गई है। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से भी आज 247 भारतीयों की स्वदेश वापसी हुई। To be going back home today after about 2.5 months here. We wish to acknowledge the efforts of the MEA, the Air India staff and all the other staff that's been here since the wee hours of the morning to ensure that this flight goes through. And our experiences in Germany, we've been stuck for more than 40 days after our actual work was over. इससे पहले गुरुवार को एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की 18 उड़ानें भारत लौटी। इन विमानों के जरिए कुल 3,148 भारतीयों की स्वदेश वापसी हुई। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। नेशनल करियर सर्विस (NCS) ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान करीब 76 ऑनलाइन रोजगार मेले आयोजित किए। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के मेलों का आयोजन नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं को एक दूसरे के संपर्क में लाना है और इन मेलों में उम्मीदवार के आवेदन करने से लेकर चयन और नियुक्ति तक की सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन पूरी की जाती हैं। नेशनल करियर सर्विस ने निःशुल्क ऑनलाइन रोजगार कौशल प्रशिक्षण का कार्य भी शुरू किया है और इसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS की मदद ली जा रही है। नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने विमान संचालन से जुड़े पायलटों और इंजीनियरों के लिए टिड्डी दलों के निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। DGCA ने कहा कि विमानों की उड़ान भरते और उतरते समय टिड्डी दल खतरे का कारण बन सकते हैं, इससे सावधान रहने की जरूरत है। विमानन नियामक ने यह भी कहा कि बड़े टिड्डी दलों से पायलटों को जमीन पर दृश्यता संबंधी बाधा उत्पन्न हो सकती है, इसलिए उन्हें इस बारे में सावधान रहने का निर्देश जारी किया गया है। देश में कोरोना के संकट के साथ ही इन दिनों टिड्डी दलों के कारण में देश के बड़े हिस्से में किसान परेशान हैं। इस समस्या से निपटने के लिए लगातार केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। 1993 के बाद टिड्डी दलों का भारत पर ये एक बड़ा हमला है। कई राज्य इसकी जद में हैं। टिड्डी दल दुनिया के कई देशों में फसलों पर कहर बरपाता रहा है, लेकिन भारत ने इससे निपटने के लिए अब पूरी तैयारी कर ली है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय का कहना है कि टिड्डियों की फौज को अब देश की सीमा में घुसने नहीं दिया जाएगा।
और अगली बार टिड्डी दल को राजस्थान स्थित देश के सीमावर्ती क्षेत्र में दस्तक देते ही खत्म कर दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने पुख्ता बंदोबस्त कर लिया है। इसके अलावा फिलहाल की केंद्र सरकार राज्य सरकारों को लगातार मदद कर रही है ताकि टिड्डियों की आफत को खत्म किया जा सके। भारत सरकार ने इंग्लैंड से खास तरह की 60 मशीनें खरीदी हैं जिनसे रसायन का छिड़काव करके टिड्डियों का खात्मा किया जा सकता है। इनमें से 15 मशीनें अगले महीने की शुरुआती कुछ दिनों में देश में आ जाएंगी। इसके अलावा हेलीकॉप्टर और ड्रोन से छिड़काव करने का भी सरकार ने इंतजाम किया है। छिड़काव के लिए आवश्यक केमिकल्स का भी स्टॉक कर लिया गया है। वहीं राज्य भी टिड्डियों के प्रकोप पर काबू पाने के लिए सक्रिय है। मध्य प्रदेश में हम सतर्क हैं, प्रशासनिक अमला सक्रिय है, किसान सजग और सचेत हैं और लगातार टिड्डी दल को भगाने के लिए जो कार्य हो सकते हैं, जैसे धुआं करना, बिना साइलेंसर के ट्रैक्टर चलाना, आवाज करना, शोर मचाना, स्प्रे करके मारना। देश के विभिन्न इलाकों की हरियाली नष्ट कर रहे टिड्डी दल पर 334 स्थानों पर लगाम कस चुकी है और क्षेत्रवार 11 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। जिन भी राज्यों में इसका खतरा है वहां इससे निपटने के लिए कृषि विभाग की टीम रात को कीटनाशक छिड़कने का काम कर रही है। इसके अलावा इस खतरे से जल्द निपटने के लिए दल गठित किए गए हैं। क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं कृषक भाइयों द्वारा, तो उसके बारे में गाइडलाइंस जारी की गई है। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक टीम भी गठित की गई है। उसमें कौन कौन सी केमिकल्स का इस्तेमाल करना है और शोर से भी कैसे इनको डाइवर्ट किया जा सकता है। दिन में टिड्डी दल की क्या रुख रहती है और रात में क्या रहती है, इन सब के बारे में भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्राप्त निर्देश के क्रम में गाइडलाइंस जारी किया है। अभी तक वर्तमान में एज सच कोई खतरा नहीं है। यह हवा के रुख के आधार पर इसकी मूवमेंट्स होती है। टिड्डी दुनिया में सबसे पुराना और खतरनाक माइग्रेटरी पेस्ट यानी कीट है जो पूर्वी अफ्रीका से चलकर ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते भारत में प्रवेश करता है। कृषि वैज्ञानिक इसे पौधों का प्लेग कहते हैं जो करोड़ों की तादाद में एक झुंड में चलता है और एक दिन में 150 से 200 किलोमीटर का सफर तय करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोविड-19 महामारी से निपटने के उपायों को लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर के साथ द्विपक्षीय सहयोग के बारे में चर्चा की। दोनों मंत्रियों ने इस संबंध में समन्वित प्रयास जारी रखने का संकल्प लिया और एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग संबंधी विभिन्न व्यवस्थाओं में प्रगति की भी समीक्षा की और भविष्य में भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी बढ़ाने की वचनबद्धता जताई। कोरोना का सबसे ज्यादा कहर झेल रहे अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से सारे संबंध तोड़ लिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन पर पूरी तरह से चीन का कंट्रोल है। ऐसे में अमेरिका उससे अपना रिश्ता खत्म कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि WHO कोरोना वायरस को शुरुआती स्तर पर रोकने में नाकाम रहा है। कोरोना महामारी को लेकर ट्रंप इससे पहले भी WHO को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका अब हांगकांग को अमेरिकी कानून के तहत मिले विशेष दर्जे को खत्म कर देगा। व्यापार और पर्यटन के मामले में हांगकांग के साथ अमेरिका अब सामान्य नियमों का ही पालन करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हांगकांग में चीन की सरकार का विवादित सुरक्षा कानून एक त्रासदी है। दूसरी तरफ चीन ने कहा कि पश्चिम के देश हांगकांग में हस्तक्षेप करना बंद करें। ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हांगकांग को चीन के हवाले कई तरह की स्वतंत्रता और स्वायत्तता की शर्तों पर 1997 में कर दिया गया था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।